हेलो, आई एम अपराजिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आज मेरे वीडियो पे हमारे साथ हैं मिस्टर विकास कुमार। ही इज़ अ टैक्स एक्सपर्ट एंड ही इज़ अ डायरेक्टर एट अ टैक्स कंसल्टेंसी फर्म VR2 पार्टनर्स। और आज वो हमें बताएंगे कि बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्सेशन पे क्या क्या चेंजेस लाए हैं। इन चेंजेस का आपकी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम मिस्टर कुमार। थैंक यू अपराजिता। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस लाए गए हैं इस साल, उनके बारे में लोगों को क्या जानना चाहिए, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को क्या जानना चाहिए। इस बार जो न्यू टैक्स रिजीम में ही चेंजेस लाए गए हैं और जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। जो चार जो मुख्य बातें हैं वो एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चेंजेस। पहला है कि जो 87 है, हम सभी जानते हैं कि एक रिबेट का सेक्शन है जो कहलाता है 87A। उसमें पहले अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आप रिबेट क्लेम करके कोई टैक्स नहीं पे करते थे। वो दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही अवेलेबल थे। अब जो नया टैक्स रिजीम है उसमें वो 87A की रिबेट जो है वो बढ़ा दी गई है, जिससे कि अगर आपका इनकम, टैक्सेबल इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर 7 लाख रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो दूसरा बदलाव है वो है स्लैब रेट्स में। तो अब जो नया स्लैब रेट वित्त मंत्री ने घोषणा की है वो है 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। तीसरा चेंज है वो उन टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जिनकी टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से 3 लाख के बीच है। पहले उन्हें टैक्स से तो एग्जम्पशन मिल जाता था, लेकिन उन्हें ये रिटर्न फाइल करके 87A की रिबेट लेनी पड़ती थी। अब चूंकि 2,50,000 से जो थ्रेशोल्ड है दैट हैज़ इंक्रीज टू 3 लाख रुपये, तो अब उन्हें टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेगा और उन्हें रिटर्न भी फाइल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट को दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख रुपीज है तो आपको कोई ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये जो आपको टैक्स फ्री रिबेट मिल रही है इसके लिए आपका ITR फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर आपकी 3 से 7 लाख के बीच में इनकम है जो कि टैक्स फ्री है, डू फाइल योर ITR। अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको बोला जाता है कि ये डिडक्शन फ्री, एग्जम्पशन फ्री रिजीम है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस साल पे 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या इसके अलावा भी कुछ डिडक्शंस हैं जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? अपराजिता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वैसे एक ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि उन्होंने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयड को दिया है न्यू टैक्स रिजीम में भी। लेकिन अगर आपके CTC में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS है तो उसका भी डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, और ये डिडक्शन एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम में भी था और ये न्यू टैक्स रिजीम में भी कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा एक जो नई एडिशन हुई है वो हुई है हमारे अग्निवीर जो सिपाही होंगे उनके जो भी कंट्रीब्यूशंस होंगे वो भी न्यू टैक्स रिजीम में एक डिडक्टेबल एक्सपेंस माने जाएंगे। तो अपने एम्प्लॉयर के पास आपको जाना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि क्या आपकी सैलरी का पार्ट है NPS या नहीं है। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपके NPS अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करे, तब आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी डिडक्शन मिल सकेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि ओल्ड वर्सेस न्यू, आखिर हमें कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए। सर प्लीज आप हमें ये समझाइए, ओल्ड वर्सेस न्यू व्हाट। यस। जैसा कि हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और जितने भी एग्जम्पशन और डिडक्शंस पहले अवेलेबल थे वो अभी भी अवेलेबल होंगे। लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है उसमें जो चेंजेस फिनांस मिनिस्टर्स ने किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और उसको समझते हुए नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हाउ टू फाइंड दैट विच रिजीम इज बेटर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। इसके लिए आपको थोड़ा मैथ करना पड़ेंगे। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर इनकम ग्रुप के हैं तो आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यू टैक्स रिजीम वुड बी ए बेटर ऑप्शन। उसी प्रकार अगर आप 7 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम के करदाता हैं तो उस लेवल में ऑल्सो आपके लिए ये जो न्यू टैक्स रिजीम है वो एक बेटर ऑप्शन होगा। अब हम जानेंगे कि अगर कोई क्लास ऑफ एम्प्लॉयज उनकी इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो वो कैसे डिसाइड करें कि वेदर दे शुड गो फॉर
न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इसके लिए आप अपनी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो आप अभी ले रहे हैं उसको एक बार रिविजिट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 अगर 4,25,000 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर होगा, नहीं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन करदाताओं की जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से 15 लाख के बीच में है। उनके केस में सिंस द स्लैब रेट्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, सो इन दैट केस वी कैनॉट कम आउट विथ ए फाइनल नंबर। तो उनके केस में उन्हें एक मैथ करना पड़ेगा, उन्हें अपने सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर टोटल इनकम उन्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्कीम उनके लिए बेटर है। वैसे आपकी 2,50,000 से लेकर 4,25,000 के बीच का जो अमाउंट होगा उसमें आपको देखना होगा कि आपके टोटल एग्जम्पशन और डिडक्शन फिट बैठते हैं कि नहीं, और वैसे ही आपको डिसीजन लेनी होगी। वैसे हर साल की तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीडीटी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको एक टूल प्रोवाइड करेगा, सो दैट यू कैन यूज़ दैट टूल एंड आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्कीम आपके लिए बेटर है। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप वो हमें कमेंट्स में शेयर करिए और हम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो ये तो हो गई सैलरीड क्लास की बात, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो गई, बिज़नेसमैन की बात हो गई, लेकिन अब हम आएँगे सीनियर सिटीज़न्स पे। तो हमारे ये जो मिडल क्लास सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए क्या है बजट में? सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। एक तरफ फिनांस मिनिस्टर ने ये घोषणा की है कि उनकी जो रेगुलर इनकम है उसको बढ़ाया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो 2 सबसे जो लोकप्रिय, जो बड़े ज़्यादा फेमस है सीनियर सिटीजन्स के बीच 2 स्कीम्स, एक है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम और दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। सो इन दोनों स्कीम्स की जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की वो उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियली इंक्रीज़ किया है। सो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में जो 4.5 लाख रुपए तक की लिमिट थी सिंगल अकाउंट के लिए, उसको उन्होंने बढ़ाकर 9 लाख कर दिया है, और जो ज्वाइंट अकाउंट की 9 लाख थी उसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया है। सिमिलरली जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो लिमिट थी वो 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है। अब ये कैसे हमारे मध्यम वर्गीय सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा पहुंचाएगी वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कोई हमारे सीनियर सिटीजन रिटायर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और उन्हें जो एक लमसम रिटायरमेंट पेमेंट अराउंड 50 लाख मिलने वाली है, और उनकी जो पेंशन है वो अजूम कीजिए कि 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि वो आउट ऑफ 50 लाख जो उनको लमसम पेमेंट मिली है उसमें से वो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में 15 लाख डाल दें, और 30 लाख वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दें। तो उससे 45 लाख की इन्वेस्टमेंट पे उनको मंथली पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम से हर महीने उनको अराउंड 9,000, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से हर महीने अराउंड 20,000 रुपये, सो टोटल 29,000 रुपये उनको मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि मंथली इनकम प्लान में आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, बल्कि सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको क्वार्टरली पैसे मिलते हैं। लेकिन ये बड़े लिक्विड फंड हैं, और इस तरह से इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको हर महीने एक रेगुलर आमदनी मिलेगी। सो 29,000 रुपये आप वहाँ से लेंगे, 15,000 या 20,000 की अगर आपकी पेंशन होती है तो आपको एक लमसम 50-55,000 रुपये तक का हर महीने का रेगुलर आमदनी हो जाएगी। आपके इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर्ड रहेंगे, और आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। ऑलराइट, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा किया गया है इस बजट में। अब हम आते हैं, इस बजट में कई सारे टैक्स लूपहोल्स को भी फिक्स किया गया है। तो आप हमें कुछ उनके बारे में बताइए कि आखिर वो ऐसे कौन से टैक्स लूपहोल्स हैं जिसको इस बार गवर्नमेंट ने ब्रिज कर दिया है? यस, ये जो टैक्स लूप की आप बात कर रहे हैं ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड सिंस लास्ट 2-3 years, and what they have done that gradually they are finding that what all those areas where there is a leakage of revenue, और उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ग्रेजुअली समझ करके लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने धीरे धीरे उसको ब्रीज कर दिया है उस लूप को। इस बजट में भी 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान की घोषणाएं की गई हैं जो कि इन टैक्स लूप्स को चेंज करेंगी। कई टैक्स प्रोविजंस में लूप होल्स रहे हैं, और गवर्नमेंट का ये प्रयास रहा है कि उस लूप होल्स को ठीक करें जिससे कि जो पॉसिबल रेवेन्यू लीकेज है उसको कम किया जा सके। उसी
प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उसमें से कुछ बताना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ़ वी अर्न्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के परचेज में लगाते हैं तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 54 में। सिमिलरली अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अर्न करते हैं एक्सेप्ट फॉर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी एक प्रोविजंस है जहाँ पे आप नेट सेल कंसिडरेशन यू कैन इन्वेस्ट इन another house property, and in that house property after investing the sales proceeds आपके जो कैपिटल गेन होते हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर आपने पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। इन प्रोविजंस का गवर्नमेंट के हिसाब से जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे, और वो बहुत ही जो कॉस्टलियर हाउसेस थे दे वे आर परचेजिंग एंड नॉट पेइंग द कैपिटल गेन टैक्स। इस बजट में उन्होंने ये जो एग्जेम्पशन की लिमिट है इन दोनों सेक्शंस में वो 10 करोड़ रुपए तक फिक्स कर दिया। Thank you so much, Mr. Kumar, for taking out time on a Saturday and speaking to us and helping us simplify budget 2023. वैसे तो बजट में कई सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। आज की वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को इंक्लूड किया है जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए, वो आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। हम आपको उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। Now don't forget to subscribe to my channel and like this video and share it with as many people as possible. Thank you.